हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने स्टार्ट किया है मैट्रिसेस चैप्टर को और इसके ना हमारे 9 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आज का ये जो लेक्चर है ये होने वाला है दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 10। और इस लेक्चर नंबर 10 में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 का बेसिक। ओके, तो चलो फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके बेसिक में हमको क्या समझना है, तो यहाँ पर हम समझने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस का एप्लीकेशन हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो मैट्रिसेस की मदद से हम लोग क्या करने वाले हैं, तो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, आइए जरा मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिख रही हूँ, ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पे लिखा 2x + 3y विच इज इक्वल टू 6, या फिर यहाँ पे 10 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो ना, इसको मैं क्या कहूंगी, लीनियर इक्वेशन कहूंगी। अब लीनियर इक्वेशन क्यों कहूंगी, इसके पीछे का कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे देखो वेरिएबल का पावर क्या है 1, इधर भी क्या है दोस्तों, वेरिएबल का पावर क्या है 1। ठीक है, तो जब भी हमारे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होता है इक्वेशन के अंदर 1 होता है, तो ऐसे इक्वेशन को क्या कहा जाता है, लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये मैट्रिसेस का यूज करेंगे। ओके, आपको क्वेश्चंस किस प्रकार से दिए रहेंगे, तो आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिए होंगे। जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है और एक और इक्वेशन इस प्रकार से दिया होगा। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, राइट। तो यहाँ पे देखो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है। अब इन्हें आपको क्या करना होगा दोस्तों, सॉल्व करना होगा। तो देखो इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो वेरिएबल्स दिए गए ना उनका वैल्यू फाइंड करो। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल्स क्या क्या है, एक तो x है, दूसरा क्या है दोस्तों y है। तो हमें क्या करना होगा, x और y का यहाँ पे वैल्यू जो है ना वो कैलकुलेट करना होगा। ओके, तो जब आप x और y का वैल्यू निकाल लोगे, मतलब समझ लीजिए कि आपने इक्वेशन को क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। ठीक है, वैसे तो इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड है, हम लोगों ने क्लास 10th में सीखा भी था। ठीक है, कौन कौन से मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने देखा था, फिर जो एलिमिनेशन मेथड है वो हमने देखा था, क्रमर्स रूल। ठीक है, बहुत सारे मेथड्स हमें पता है ऐसे टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के। लेकिन हम लोग कौन सा अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस की मदद से किस प्रकार से ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने ये वाले लेक्चर को अच्छे से समझ लिया, ठीक है, जो भी चीजें मैं आपको बताने वाली, क्योंकि एग्जाम्पल की मदद से भी आपको सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगी, तो अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हो, फिर जो एक्सरसाइज 2.3 है ना उसके क्वेश्चंस आप चाहो तो खुद से भी लगा सकते हो। ठीक है, बस अभी इसको अच्छे से समझ लो। ओके, चलो यहाँ तक की बातें समझ में आ गई ना। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने के कितने मेथड है, तो 2 मेथड है, मेथड ऑफ इन्वर्जन और मेथड ऑफ रिडक्शन। ठीक है, दोनों ही मेथड्स में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ इसी लेक्चर में। ठीक है ना, मेथड ऑफ इन्वर्जन और दूसरा है प्यारे बच्चों मेथड ऑफ रिडक्शन। तो देखो नाम से इसको समझना, मेथड ऑफ इन्वर्जन मतलब क्या, इसमें ना इनवर्स निकाल करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। जी हाँ, इनवर्स का मतलब आपको पता है ना, हाँ नहीं पता है तो जान लो। इनवर्स का मतलब मैंने पहले डिस्कस किया था एक्सरसाइज 2.2 में, तो जिन्होंने भी एक्सरसाइज 2.2 को नहीं समझा है भाई उसको देख लेना, फिर यहाँ पर आना। ठीक है, स्किप मत करना। ओके, तो इनवर्स की मदद से हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे इस वाले मेथड में। और मेथड ऑफ रिडक्शन में हमें क्या करना होता है, रिड्यूस करना होता है। क्या रिड्यूस करना होता है, टेंशन मत लो, जब इस पे पहुंचूंगी तो बताऊंगी। ठीक है, चलो अभी हम लोग मेथड ऑफ इन्वर्जन की चर्चा करते हैं। तो देखो दोस्तों, इसमें होगा क्या, जैसे आपको 2 इक्वेशंस दिए रहेंगे, 2 इक्वेशंस या फिर 3 भी दिए रह सकते हैं। जब 3 वेरिएबल वाले इक्वेशंस होंगे ना, देखो ऐसे आपको ऐसे भी इक्वेशंस दिए रह सकते हैं, जैसे कि इसमें आप देख सकते हो, मैं आपको बताती हूँ। देखो जैसे यहाँ पे 2 इक्वेशंस दिए गए हैं, है ना, ध्यान से देखो इसको, 2 इक्वेशंस दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हो, राइट। तो जब 2 वेरिएबल्स रहेंगे हमारे इक्वेशन के अंदर, तो ऐसे हमको 2 इक्वेशंस दिए जाएंगे। और जब 3 वेरिएबल्स रहेंगे ना हमारे इक्वेशन के अंदर, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, कहाँ गया, ये रहा, देखो। तो ऐसे करके आपको ना 3 इक्वेशंस दिए जाएंगे, 1 2 3। ठीक है, तो इसमें 3 वेरिएबल्स रहेंगे, तो कैसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो टेंशन मत लो, सारी चीजें आपको समझा दूंगी बहुत अच्छे से, ताकि आप लोग गलती नहीं करोगे एग्जाम में। ठीक है, तो हमारे पास 2 इक्वेशंस रहेंगे, जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख भी सकते हो, यहाँ पे 2 इक्वेशंस दिए गए हैं। क्या क्या है, 2x + 5y विच इज इक्वल टू 1 और 3x + 2y विच इज इक्वल टू 7। तो आज मैं इसको ना पहले तो लिख लेती हूँ। ठीक है, यहीं पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ, इस क्वेश्चन के माध्यम से आप सारी चीजें समझ जाओगे। ओके, तो टेंशन मत लो, ये सब क्या लिखा है सब चीज बताती हूँ। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन दिया गया है, अब इसमें बोला है कि आपने इसको सॉल्व करो, और कैसे सॉल्व करना है, बाय द मेथड ऑफ इन्वर्जन, यानी इन्वर्जन मेथड ऑफ इन्वर्जन के मदद से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो देखो दोस्तों, आपका सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर, तो आपका सबसे पहला स्टेप तो ये होना चाहिए कि आपके पास जो भी इक्वेशंस दिए गए ना उन्हें आप प्रॉपरली अरेंज करके लिखो। अरेंज करने का अरेंज करके लिखने का मतलब क्या हुआ कि पहले एक्स वाला टर्म लिखो, फिर वाई वाला टर्म, फिर उसके बाद इक्वल का साइन लगाओ और कॉन्स्टेंट टर्म को आप लोग सबसे लास्ट में लिखो। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x + 5y
विच इज इक्वल टू 1। दूसरा क्या है, देखो ऐसे ऊपर नीचे लिखने का 3x प्लस 2y विच इज इक्वल टू 7। तो देखो इसको प्रॉपरली हमने ये तो पहले से अरेंज किया था, लेकिन जो नहीं किया रहेगा उसे हम कर लेंगे, ठीक है। देखो पहले ये x वाला टर्म है, फिर ये y वाला, इधर भी देखो x वाला और ये y वाला, और कॉन्स्टेंट टर्म को हमने क्या किया है, इक्वल के इस साइड लिखा है, ठीक है। तो ऐसे आपको अरेंज कर लेना है। फिर आप क्या करोगे, तो इसे ना आपको इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। कैसे, देखो यहाँ से ना एक इक्वेशन बनता है ax विच इज इक्वल टू b, ऐसे आपको लिखना होगा। ओके, a फॉर क्या होता है, तो ये दोस्तों हमारा कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स होता है। कैसा मैट्रिक्स होता है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। और ये x क्या होता है प्यारे बच्चों, तो x जो है ना वो हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स होता है। चिंता मत करो, अभी मैं आपको पूरा अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है। ध्यान से बस आप देखते रहो। ये बी फॉर क्या होता है, कांस्टेंट मैट्रिक्स होता है, यानी कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये जो तीनों मैट्रिक्स मैंने लिखे हैं ये हमें मिलेंगे कहाँ से, तो ये इक्वेशन से ही मिलेंगे, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स है ना ये आप इक्वेशन से ही लिखोगे। कैसे, मैं बताती हूँ। देखो पहला मैंने क्या बताया, ए फॉर क्या हो गया, कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो दोनों इक्वेशंस दिए गए हैं इसमें जो हमारे कोएफिशिएंट्स है ना दोस्तों, उनको हम इसके अंदर लिखेंगे और तब जाके हमें क्या मिल जाएगा, मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। कैसे लिखना है, देखो ध्यान से। यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट क्या है 2, इधर क्या है दोस्तों x का कोएफिशिएंट 3, तो यहाँ पे 2 और 3 हम लोग लाइन से लिख देंगे। फिर देखो y का कोएफिशिएंट इधर 5 है और इधर क्या है प्यारे बच्चों 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और 2, ठीक है। उसके बाद ये x फॉर मैंने आपको क्या बताया था, वेरिएबल वाला मैट्रिक्स, ओके। मतलब इसके अंदर क्या आएगा, नाम से ही सोचो ना, वेरिएबल आ जाएंगे इसके अंदर। तो कौन कौन से वेरिएबल्स है, x और y, तो हमने क्या किया यहाँ पे x और y को लिख दिया। फिर ये b फॉर क्या होता है, कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स, तो कांस्टेंट, देखो ये जो दोनों कांस्टेंट टर्म है ना उन्हें हम यहाँ पे लिख देंगे। ये देखो इधर लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, a, ये होगा हमारा x और ये हो जाएगा b, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है। यानी देखो पहला स्टेप अच्छे से अरेंज कर दो, दूसरा स्टेप ना इसको इस फॉर्म में लिखो, दिस फॉर्म, ठीक है। तो देखो हमारा जो मैट्रिक्स था वो इस फॉर्म में बदल चुका है, बराबर। ax विच इज इक्वल टू b, ये है मैट्रिक्स a, देखो ये मैट्रिक्स a है, मैट्रिक्स x है और ये हमारा मैट्रिक्स b है, राइट। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अब देखो दोस्तों आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पर ये जो इक्वेशन हमें मिला है ना ax विच इज इक्वल टू b, ठीक है। अब इसमें हमें प्री मल्टीप्लाई करना है, किससे, मतलब किसको प्री मल्टीप्लाई करना है, तो a इनवर्स को, बराबर। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे कि प्री मल्टीप्लाइंग एबोव इक्वेशन, यानी ऊपर वाला इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन, एक मिनट, एबोव मैट्रिक्स या फिर इक्वेशन कैसे भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिख दो ना कि प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, बाय ए इनवर्स बोथ साइड, यानी दोनों साइड में हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो आप दोनों साइड इधर लिख देना, ठीक है। ऐसे करके लिख दो आप अपने मन से, ये तो पता ही है कैसे लिखा जाता है। स्टेटमेंट में तो आप एकदम मास्टर बन चुके होंगे, है ना, क्योंकि क्लास 10th में आपने बहुत सारे स्टेटमेंट लिखे थे, तो आपको पता ही होगा, ठीक है। फिर क्या करना है, रुको मैं इसको जरा नीचे करती हूँ, ये काफी छोटा है, आपको समझ भी नहीं आएगा, रहने दो, इसको अंदर ही जाने दो, ठीक है। देखो दोस्तों अब क्या होगा, प्री मल्टीप्लाई हमें करना है। प्री मल्टीप्लाई का मतलब समझते हो, पहले मल्टीप्लाई करना है, यानी कि देखो ये जो ax है ना, ax, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। किससे मल्टीप्लाई करना है, a इनवर्स से। और कैसा, प्री मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों a इनवर्स, ठीक है। और b में भी हमें करना होगा a इनवर्स से मल्टीप्लाई, ओके। अब देखो दोस्तों आप लोगों ने पिछले लेक्चर में सीखा ही था, प्रैक्टिस सेट मतलब एक्सरसाइज 2.2 में, जैसे मान लो हमारे पास मैट्रिक्स a है और इसका इनवर्स है, तो अगर मैं मैट्रिक्स a का मल्टीप्लाई इसके इनवर्स में करूंगी तो फिर मुझे क्या मिलेगा, तो ये हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल मिलेगा। ये रिलेशन हमको बहुत पहले से पता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो देखो हम क्या करेंगे दोस्तों, इनकी ना एक मतलब इन दोनों को एक ग्रुप में रखेंगे ऐसे करके, a इनवर्स इंटू a, और ये x को अकेला कर दिया, बाकी इन दोनों को साथ में रहने तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। तो देखो अब क्या होगा, ये रिलेशन तो हम जानते ही हैं कि मैट्रिक्स ए है और उसका इनवर्स है, तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो i के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, i पर क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये x इसके बगल में आ जाएगा, उसके बाद a इनवर्स इंटू b, ठीक है। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई, चलो अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, देखो दोस्तों एक और बात आप जानते हो कि ये जो हमारा i यानी कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना, इसका मल्टीप्लाई आप किसी भी मैट्रिक्स में कर लो वही आंसर आता है। यानी कि i का मल्टीप्लाई अगर मैं x में करूंगी तो मुझे x ही मिलेगा। तो यहाँ से मुझे इक्वेशन क्या मिला, x विच इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, ठीक है। ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा इक्वेशन नंबर 1, ओके।
तो यहाँ तक की बातें आप आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। देखो हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। सबसे पहले क्या करोगे, जो भी आपके पास इक्वेशन दिए गए हैं उन्हें अच्छे से अरेंज करना होगा, फिर उसके बाद इसको ना इस प्रकार से ये मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना और प्री मल्टीप्लाई करना। ठीक है, किससे प्री मल्टीप्लाई करोगे, ए इनवर्स से। तो जब आप ऐसे करेंगे ना तो आपको ऐसा इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, और यही इक्वेशन हमारा मेन है, यानी इसी की मदद से हमें सॉल्यूशन मिलेगा दिए गए इक्वेशन का। ठीक है, तो क्या करना होगा समझो ध्यान से। यहाँ पर ये x का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये वेरिएबल वाला मैट्रिक्स आप देख सकते हो, यानी x की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे x और y। ठीक है, विच इज इक्वल टू, फिर ये ए इनवर्स, क्या हमारे पास ए इनवर्स है, नहीं, ए इनवर्स तो हमारे पास नहीं है, क्या हमारे पास बी है, तो जी हाँ, ये देखो कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स है ना, तो बी की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 और 7 इस प्रकार से आ जाएगा। मतलब जो हमारा कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स है उसको हम लिख देंगे। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें तो ये वेरिएबल्स का वैल्यू चाहिए। तो कैसे मिलेगा, देखो अभी इसको सॉल्व करने के लिए ना हमारे पास ये भी होना चाहिए था, यानी कि जो ए इनवर्स है ना दोस्तों, इसका वैल्यू भी हमारे पास होना चाहिए था, ए इनवर्स मैट्रिक्स होना चाहिए था। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ तक जब हो जाएगा ना, उसके बाद हम ए इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। और ए इनवर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये तो हमने एक्सरसाइज 2.2 में सीखा ही था। हमारे पास कितने मेथड है इनवर्स कैलकुलेट करने के, तो 2 मेथड है। कौन कौन से, एक तो है दोस्तों हमारा एडजॉइंट मेथड, दूसरा है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो आप किसी भी मेथड की मदद से क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो ए इनवर्स है ना वो आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो जब आपको ए इनवर्स मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे, ए इनवर्स को इसके अंदर पुट करेंगे। कहाँ पर, सारे वैल्यूज को देखो इस इक्वेशन में पुट करना, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे फिर आपको जो सॉल्यूशन है यानी एक्स और वाई के वैल्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी देखो दोस्तों इसका क्या मेथड होता है, सारी चीजें आई थिंक मतलब आप समझ ही गए होंगे, है ना। तो अब इसके आगे का जो है ना वो तो हम लोग जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मतलब समझेंगे, पूरा अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो यही इसमें मेन था, आपको किस प्रकार से आगे जाना है। इसके आगे का तो आपको पता ही है, इनवर्स निकालोगे और फिर इसमें वैल्यूज रख करके सॉल्व करोगे, तो वो मैं आपको एक्सरसाइज में करवा दूंगी, टेंशन मत लो। ठीक है, हाँ मैंने आपको आधा ही बताया है क्योंकि अभी पूरा नहीं बता रही हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज में तो हमें करना ही है, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो यहीं तक, यहाँ तक आप समझ के रखो, और इसके आगे क्या करना होता है वो मैं आपको एक्सरसाइज में समझा दूंगी। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो ये होता है दोस्तों हमारा मेथड ऑफ इन्वर्जन। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे मेथड की तरफ, जो है बच्चे लोग हमारा मेथड ऑफ रिडक्शन। ठीक है, अब ये मेथड ऑफ रिडक्शन क्या होता है, इसमें हमें रिड्यूस करना होता है। क्या रिड्यूस करना होता है, टेंशन मतलब समझाती हूँ। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये आ गया हमारा मेथड ऑफ रिडक्शन। ठीक है, तो नाम से ही इसको समझो, बोला गया है मेथड ऑफ रिडक्शन, यानी इसमें हमें रिड्यूस करना होता है। ठीक है, कैसे करते हैं वो मैं आपको समझा दूंगी। देखो ये भी स्टार्ट कहाँ से होता है, तो ऐसे ही होता है, यानी जो भी आपके पास इक्वेशंस दिए रहेंगे पहले तो आपको उन्हें ना इस फॉर्म में लिखना होगा, ऐसे ए एक्स विच इज इक्वल टू बी। ए फॉर क्या होता है, कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स, एक्स फॉर वेरिएबल वाला मैट्रिक्स, और बी फॉर क्या होता है दोस्तों, वो होता है हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको लिखोगे, मतलब जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उनको आप ऐसे अरेंज कर दोगे मैट्रिक्स के फॉर्म में। फिर क्या करना है, फिर उसके बाद आपको एक काम करना है। क्या करना है, सुनो, यहाँ पर देखो दिया है ना, ये लो, यहाँ से लेके यहाँ तक, यही वाली लाइन जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लो इसको। यूजिंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके ए रिड्यूस, मतलब जो मैट्रिक्स, मतलब जो भी मैट्रिक्स ए रहेगा उसे आपको रिड्यूस करना है। किस में रिड्यूस करना है, टू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, या फिर आप लोग इसको डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तीनों में से किसी भी मैट्रिक्स में आप चेंज कर सकते हो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, या फिर डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर क्या होते हैं वो तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बता दिया था। चलो एक बार मैं आपको वापस से फटाफट से रिवाइज करवा देती हूँ, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर और ये डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, आ जाओ जल्दी से देखते हैं। हमने एकदम स्टार्टिंग में सीखा था ना, तो स्टार्टिंग में हमें जाना पड़ेगा जहाँ पे मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाए थे, उसमें मैंने आपको ये समझाया था। ठीक है, कहाँ गया, रुको मुझे ढूंढने दो। ये आ गया हमारा लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो दोस्तों, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, कहाँ गया, पहले अपर वाला देख लेते हैं। देखो अपर में क्या होता है, जैसे 3/3 का मैट्रिक्स दिया रहेगा ना, ओहो ये सब क्या हो रहा है, रुको, जब 3/3 का मैट्रिक्स दिया रहेगा तो हमें क्या करना होता है, ये जो तीनों एलिमेंट्स है ना इन्हें बनाना होता है 0। ठीक है, और अगर 2/2 का मैट्रिक्स रहेगा तो यहाँ वाले एलिमेंट को आपको क्या बनाना होता है, 0 बनाना होता है। तो अगर आपने ऐसे कर दिया तो समझ लीजिए कि आपका मैट्रिक्स बदल चुका है, किसमें, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। ठीक है, अब ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, देखो 3/3 का रहा तो ये तीनों जो एलिमेंट्स है उन्हें आपको 0 बनाना होता है। अगर 2/2 का है तो ये वाले एलिमेंट को आपको 0 बनाना होता है। ठीक है, चलो
तो लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर आप समझ गए। देखो लोअर में ऊपर होता है, अपर में नीचे होता है, बराबर। अब डायगोनल मैट्रिक्स में आपको बता देती हूँ। तो देखिए दोस्तों डायगोनल मैट्रिक्स ये होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यस, डायगोनल मैट्रिक्स हम किसको कहते हैं? तो स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, यानी जो हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ना दोस्तों, वो क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये दोनों क्या है? डायगोनल के एलिमेंट्स है। तो देखो इनको छोड़ करके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो यहाँ पे क्या है? 0। इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। ठीक प्रकार से ये भी आप देख सकते हो, देखो ये हमारा डायगोनल है। अब इसको छोड़ करके ये जो बाकी के सारे जो एलिमेंट्स हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, वो क्या है? यहाँ पर 0 है, यानी कि ये भी हो जाएगा हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलो ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई, डायगोनल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। तो वही हमें करना है, हमें उसको रिड्यूस करना है। किस में रिड्यूस करना है? तो अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, या फिर किसमें? डायगोनल मैट्रिक्स में करना है। मतलब तीनों में से किसी भी एक में करना है, तीनों नहीं, साथ में तीनों नहीं करना है, किसी भी एक में उसको चेंज करना, और उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होगा, ठीक है। चलो तो ये काम आप लोगों को कर लेना है, और फिर उसके आगे क्या होगा सुनो, हमें ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। आज मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको चलो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहला स्टेप आपका क्या, मैंने क्या बताया था? बोलो, मेथड ऑफ रिडक्शन अब हम कर रहे हैं। तो इसमें भी पहला स्टेप दोनों में सेम रहेगा कि जो भी आपके इक्वेशंस दिए गए पहले तो उनको आप अच्छे से अरेंज करो, यानी पहले x वाला टर्म, फिर y वाला, फिर जाके कांस्टेंट, इक्वल के इस साइड आ जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमारा पहला इक्वेशन क्या है, आप देख सकते हो 2x + 3y विच इज इक्वल टू 9। देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2x + 3y विच इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब देखो दोस्तों ध्यान से, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, यहाँ पर मैं लिखूं y - x विच इज इक्वल टू -2, बराबर। अब देखो भाई यहाँ पर क्या है, देखो पहले y है बाद में x है, ऐसे होना चाहिए क्या? नहीं, अरेंज करो अच्छे से। जब अरेंज कर लोगे ना तो इसमें गलतियां नहीं होंगी, अगर आपने अरेंज नहीं किया तो इसमें गलती हो सकती है। और याद रखना ऊपर नीचे ही लिखना, ठीक है ना। तो देखो क्या करेंगे हम, पहले x वाला टर्म आएगा बाद में y वाला आएगा, तो हम ये x वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं और y वाले को बाद में लिखते हैं, विच इज इक्वल टू क्या दिया है? -2। तो यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों -2, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, अब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। देखो ax विच इज इक्वल टू b, a फॉर क्या होता है? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो देखो इसके कोएफिशिएंट उठाएंगे, लिखेंगे इसका कोएफिशिएंट, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? 2, तो इधर देखो 2 लिखा हुआ है। फिर इधर x का कोएफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं तो 1, यानी कि -1 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 3 है, इधर दोस्तों y का कोएफिशिएंट क्या है? 1, ठीक है। तो ये हमारा मैट्रिक्स A हो जाएगा, बराबर। देखो भाई ये मैट्रिक्स A होगा और ये मैट्रिक्स X होगा, यानी कि वेरिएबल वाला मैट्रिक्स। सो हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? देयर आर 2 वेरिएबल्स इन दिस इक्वेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये 2 वेरिएबल्स को लिख दिया है x और y, विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट वाले टर्म्स, ठीक है। तो कांस्टेंट वाले टर्म्स यहाँ पर क्या क्या है? देखो 9 और -2, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों -2, ठीक है। रुको यहाँ पे 5 लिखा हुआ है गलती से, तो मैं ना इसको ठीक कर देती हूँ, यहाँ पे -2 आएगा, ओके। करेक्शन कर लेना, कहाँ करेक्शन करोगे रहने दो, बस आप समझो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्यारे बच्चों -2, ओके। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई? चलिए भाई अच्छी बात है, समझ गए हैं। तो अब क्या करना है, अब मैंने बताया ना, अभी जो हमारा मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स A इसमें क्या है? ये है मैट्रिक्स A, इसे हमें रिड्यूस करना है, यानी चेंज करना है। किस में कन्वर्ट करना है? अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, या फिर डायगोनल मैट्रिक्स में, किस में भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो चलो ना हम इसको लोअर ट्रायंगुलर में ही कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये किस में किया है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में किया है, तो जो इन्होंने किया है रहने देते हैं। देखो अपर ट्रायंगुलर में जब करना होगा तो इसे हमें 0 बनाना होगा, बराबर। अब इसको कैसे 0 बनाएंगे? तरीका है ना, देखो यहाँ पे लिखा भी है 2r2 + r1। अगर आप ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन r2 के अंदर अप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करने से देखो जैसे 2r2 यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों? -1 है ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो प्लस r1 इज 2, तो बोलो यहाँ पे -2 + 2 मिलकर के क्या आएगा? 0। यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। फिर से हम ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर अप्लाई करेंगे, ये दूसरे वाले इसमें, तो क्या आएगा दोस्तों? 5 आ जाएगा, ठीक है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने इधर किया वो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, ये मैट्रिक्स B में भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी हम करेंगे, तो बोलो क्या आएगा? -2 इंटू क्या है? R2 -2, फिर प्लस करके क्या आएगा? R1 क्या है देख लो? 9, तो 2 2 4, यहाँ पे आ जाएगा प्यारे बच्चों +4 आएगा। एक मिनट, यहाँ पे -2 है ना, तो इधर इन लोगों ने 5 कैसे लिख दिया है? रुको,
बताती हूँ मैं। क्या हुआ है, अच्छा यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। हाँ, तो इधर -4 आएगा, प्लस 9, 9 - 4 करोगे तो 5, यानी कि यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है, इसीलिए इधर 5 लिखा हुआ है। ओके, चलो हमने इसको क्या किया दोस्तों, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज कर लिया। अब क्या करना है, अब सुनो क्या करना है, यहाँ पे आप ना इक्वेशंस फॉर्म करोगे। कैसे, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, 2 का मल्टीप्लाई x में होगा 2x आएगा, फिर 3 का मल्टीप्लाई y में करोगे तो 3y आएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू, ये जो ऊपर वाला है ना इसको यहाँ पे लिखना। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रहे हो तो ये ऊपर वाला जो हमारा एलिमेंट रहेगा वो आ जाएगा इसके इक्वल में। तो ये हो गया दोस्तों इक्वेशन नंबर 1। फिर सेम चीज नीचे भी करना है, 0 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो 0 आएगा, और 5 का मल्टीप्लाई y में करोगे तो 5y, विच इज इक्वल टू क्या है 5। तो ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए। कैसे करेंगे बताओ, y का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, देखो इसके आगे y को इधर रहने देते, 5 को उधर लेकर के जाते, तो 5/5 यानी कि 1। y का वैल्यू हमें क्या मिला दोस्तों, 1 मिला। देखो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो y का वैल्यू है ना वो इस इक्वेशन में पुट अप करेंगे, दिस इक्वेशन, ठीक है, इन दिस इक्वेशन। तो बोलो क्या आएगा, इधर देखो मैं सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ पे आएगा 2x + 3 इंटू वाई की जगह पे 1 विच इज इक्वल टू 9। सॉल्व करो तो यहाँ पे ऐसे होगा ना, x को इधर रहने देते हैं, 3 उधर जाएगा तो 9 - 3 अपॉन में क्या आएगा भाई 2, तो यहाँ पे 6/2 यानी कि 3, ठीक है। तो देखो x का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, 3 मिल जाएगा, देख रहे हो यहाँ पे लिखा भी है, x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो हियर इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यानी x का वैल्यू इज 3 एंड y का वैल्यू इज 1। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना, इजी था, समझ गए। तो ये है दोस्तों मेथड ऑफ रिडक्शन। मेथड ऑफ रिडक्शन ज्यादा ईजी है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वाला मेथड, है ना। उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें भी इजी है ना, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। चलो दोनों भी इजी है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। अब क्वेश्चन में जैसे दिया रहेगा कि इस रिडक्शन मेथड से करो तो आपको रिडक्शन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, और अगर बोला इन्वर्जन मेथड से करो तो इन्वर्जन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, इसको भी आप देखते हुए चलो, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक के ही एग्जाम्पल्स हैं। तो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय द मेथड ऑफ रिडक्शन। अब देखो दोस्तों यहाँ पे तीन हमारे पास इक्वेशंस दिए गए, तो अब इनको रिडक्शन मेथड से हमें क्या करना है भाई, सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे भाई, सेम प्रोसेस रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इक्वेशंस है ना भाई, इनको अच्छे से अरेंज करके लिखना, मतलब लिखो, आपने ऐसे लाइन से लिखो। देखो पहला इक्वेशन क्या है, x + 3y + 3z, इसमें ना 3 हमारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन क्या है, आप देखो x + 4y + 4z विच इज इक्वल टू 15। तीसरा इक्वेशन क्या है, आप देख सकते हो x + 3y + 4z विच इज इक्वल टू 13, बराबर। तो ऐसे करके आप लिख देना। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको ना ऐसे इस फॉर्म में लिखेंगे, ax विच इज इक्वल टू b। a फॉर क्या होता है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, x फॉर वेरिएबल मैट्रिक्स, b फॉर क्या होता है प्यारे बच्चों, कांस्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए हमको कैसे मिलेगा, बहुत इजी है, सुन लो ध्यान से। कोएफिशिएंट्स को उठाएंगे, यहाँ पे आकर के पुट कर देंगे, मतलब यहाँ पे ला करके पुट कर देंगे। देखो x के कोएफिशिएंट क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में 1, सेकंड में भी 1, थर्ड में भी 1, ठीक है। फिर ये y के कोएफिशिएंट क्या है, देखो इसीलिए मैं बोल रही थी लाइन से लिखने। अगर आप ऐसे लिखते ना, ऐसे अलग अलग, तो फिर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता था, ठीक है। लेकिन अब आप अगर लाइन से लिखोगे तो लाइन से उठा करके इसमें लिखते जाओ, सिंपल, ठीक है। तो क्या आएगा 3 4 3, देख लो भैया 3 4 3, फिर 3 4 4 हो गया। फिर ये जो दूसरा है ना x, ये क्या होता है, वेरिएबल वाला मैट्रिक्स, जितने वेरिएबल्स दिए गए उनको हमने लिख दिया। फिर ये कांस्टेंट टर्म 12 15 13 वो भी हमने लिख दिया, ओके। फिर हमें क्या करना होगा दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना होगा, रो ट्रांसफॉर्मेशन, और इसे हमें कन्वर्ट करना होगा। किस में कन्वर्ट करना होगा, या तो लोअर ट्रायंगुलर में कर लो, या फिर अपर ट्रायंगुलर में, या फिर सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपने इसको डायगोनल मैट्रिक्स में चेंज कर लो, एज योर विश, आप कैसे भी कर सकते हो। तो देखो ये लोगों ने क्या किया, पहले ना इसको इस मेथड में, मतलब इसमें चेंज किया है। किस में चेंज किया है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। आप देख सकते हो इधर भी 0 आ गया, इधर भी 0, इधर भी 0, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, ओके। तो इतना मिल जाए ना तो भी आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा और इसको आगे इन्होंने किया है कि इसे ना डायरेक्टली इन लोगों ने पहले अपर में किया, फिर उसके बाद इसको डायगोनल मैट्रिक्स में ही पूरा के पूरा बदल दिया। तो इतना अगर रहता ना, फिर भी आप आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। मैं आपको दोनों ही कैलकुलेशन करके बता देती हूँ। देखो अगर आपको इतना भी मिल जाता है, क्योंकि अपर लोअर और डायगोनल तीनों ही बोला था ना, तो आप बोलेंगे ये तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन चुका है, तो क्या हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, अरे बिल्कुल कर सकते हैं। फिर ये क्यों किया, अरे किया तो किया, आप भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। और ईजी बनाने के लिए ऐसे कर दिया। अगर आप इसको डायगोनल मैट्रिक्स में चेंज कर लोगे ना, तब आपको ज्यादा कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं, आपको डायरेक्टली आंसर्स मिलेंगे, मतलब वैल्यूज मिलेंगे, ओके। तो ये भी बताती हूँ और ये भी बताती हूँ। पहले मैं आपको ये वाला बता देती हूँ कि जब ऐसे मिला, ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं। सुनो ध्यान से, क्या करना है, अभी देखो ये दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए दोस्तों होगा क्या,
ठीक है, इसके आगे का मैं आपको बता रही हूँ, सुनते चलो। ये देखो 1 का मल्टीप्लाई, अभी मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट ऐसे जाता है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो देखो 1 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, प्लस 3 का मल्टीप्लाई वाई में करेंगे तो प्यारे बच्चों 3 आएगा, और फिर ये 3 का मल्टीप्लाई जेड में करेंगे तो 3z आएगा, विच इज इक्वल टू क्या है 12। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 12, इसको हम लिख देंगे प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर इक्वेशन नंबर 2 कैसे मिलेगा, 0 का मल्टीप्लाई एक्स में करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो 0 का कुछ मीनिंग नहीं है, मत लिखो। 1 का मल्टीप्लाई वाई में किया तो वाई, और 1 का मल्टीप्लाई जेड में किया तो जेड, विच इज इक्वल टू, देखो दूसरे नंबर पे क्या है 3, यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों 3, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 कैसे मिलेगा, 0 का मल्टीप्लाई एक्स में करोगे 0 आएगा, y का मल्टीप्लाई 0 में करोगे 0 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई z में करोगे तो इधर z आ जाएगा, z विच इज इक्वल टू क्या है लास्ट में 1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्यारे दोस्तों 1, ठीक है। चलो यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर ना हमें z का वैल्यू मिल चुका है, आप लोग देख सकते हो दोस्तों, z का वैल्यू ना हमें मिल चुका है, ठीक है। तो अब ये z का वैल्यू हम कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा है ना, इसके आगे देखो, इसमें हम z का वैल्यू पुट करेंगे तो y प्लस z का वैल्यू क्या है 1, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो बताओ यहाँ से y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 1 उधर जाएगा तो -3 माइनस 1 करेंगे तो 2, यानी कि y का वैल्यू हमें क्या मिलता है 2, ठीक है। अब ये x और z के मतलब y और z के जो वैल्यूज है वो हम इसके अंदर पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ क्या आएगा, x प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों 2 है, प्लस 3 z का वैल्यू क्या है 1, विच इज इक्वल टू 12। इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे x प्लस 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, विच इज इक्वल टू 12, और 6 प्लस 3 क्या होगा 9, यहाँ पे 12, 9 उधर जाएगा तो माइनस में, तो 12 माइनस 9 करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, है ना। यानी कि x का वैल्यू हमें क्या मिलता है दोस्तों 3 मिलता है। तो आप देख सकते हो x मिला, y मिला, मतलब y मिला और ये z मिला, तो ऐसे करके भी तो हमें वैल्यूज मिल सकते हैं ना। फिर ये आगे करने की क्या जरूरत, चाहो तो ये भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा करने से हमें डायरेक्टली आंसर मिलेंगे। देखो z का वैल्यू 1 मिला ना, y का वैल्यू इज 2 एंड x का वैल्यू इज 3। तो इन लोगों ने क्या किया है कि इसको डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। तो देखो डायरेक्टली हमें कैसे आंसर मिला ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो ऐसे मल्टीप्लाई किया, 1 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो x आएगा, प्लस और 0 का मल्टीप्लाई y में करोगे तो 0 ही आएगा, 0 का मल्टीप्लाई z में करोगे तो 0 ही आएगा, विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो x विच इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 3, ठीक है। फिर ये 0 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो 0 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई y में करोगे तो y आएगा, 0 का मल्टीप्लाई z में करोगे तो 0, विच इज इक्वल टू दूसरे नंबर पर क्या है 2, और वैसे ही z भी मिल जाएगा। 0 का मल्टीप्लाई x में किया तो 0, y में किया तो भी 0, और 1 का मल्टीप्लाई z में किया तो z, विच इज इक्वल टू लास्ट में क्या है 1। तो यहाँ पर आ जाएगा प्यारे दोस्तों 1, ठीक है। बात समझ में आई। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, देखो मैंने आपको दोनों ही करके बता दिया। और अगर ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में होता तो भी हमें आंसर मिलता, ठीक है। तो ये होता है। और सुनो, अगर आप चाहो तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। वेरीफाई करने का तरीका क्या है कि ये जो तीनों वैल्यूज हमें मिले हैं ना, वो आप इन इक्वेशंस में पुट करके देखो, और ये तीनों वैल्यूज इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे ही, ठीक है। चलो भाई, तो अच्छी बात है, हम लोगों ने क्या किया, जी हाँ, हमने सब कुछ समझ लिया है। अभी आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एकदम रेडी हो। देखो हमें क्या करना है, इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड, देख रहे हो, इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय द इन्वर्जन मेथड। ओके, मेथड ऑफ इन्वर्जन मैंने सिखाया था। इसमें टोटल 3 सब क्वेश्चन दिए गए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, रिडक्शन मेथड की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई बात नहीं, अब भी हमने सीखा था, कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी दिए गए हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज होने वाला है इस चैप्टर नंबर 2 का। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। बाकी आज तो मुझे बस यही बेसिक ही समझाना था। ओके दोस्तों, यस, तो आई थिंक आप लोगों को, मतलब आपको ये वीडियो कैसा लगा भाई बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सारी बातें समझ में आई कि नहीं ये भी बताइएगा। और नेक्स्ट लेक्चर से तो हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट कर ही देंगे, तो उसकी चिंता मत करो, ठीक है। और आपका जो चैप्टर नंबर 2 है वो बहुत जल्द कंप्लीट भी हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, और भी आपके मैथमेटिक्स के चैप्टर कंप्लीटेड हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।